जय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी इससे फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फास्ट ट्रैक बैच में दोस्तों, जिसमें कल हमने हमारा डिस्कशन शुरू किया। सबसे पहले देखिए हमने फंडामेंटल्स टू इंडेस और देन वी स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन ऑन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 हमने डिस्कशन स्टार्ट किया बेसिकली इस बात के साथ कि यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स है जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हमें करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन समझना है। हम देखा कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल 3 के डिस्कशन में असेट्स और लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों, उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली विथ ओनली 2 क्लासिफिकेशंस, वन करंट एंड वन नॉन करंट। और करंट और नॉन करंट क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं। बेसिकली 4 रूल्स है जिसके बेसिस पे करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन होता है। ये 4 रूल शेड्यूल 3 में भी पढ़ने को मिलते हैं और ये सेम टू सेम चारों रूल्स आपको इंडेस 1 में भी देखने को मिलेंगे। इन रूल्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया और सबसे पहला रूल हमने देखा जो कि बेस्ड है ऑपरेटिंग साइकिल पर। वो कहता है कि किसी भी एसेट को अगर आपको लगता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप उसे कंज्यूम कर दोगे या सेल कर दोगे या उम्मीद है कि पैसे रियलाइज कर लोगे, तो उसे करंट माना जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ वो वाली आइटम्स लेना है जो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कंज्यूम होती है, यानी वर्किंग कैपिटल आइटम। फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर कैटेगरी से डिफाइन नहीं होंगे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड रूल हमने देखा कि इन्वेंट्री को हमेशा करंट माना जाता है। रूल कहता है प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि हर वो चीज जो इन्वेंट्री क्लासिफाइड है वो हमेशा करंट ही मानी जाएगी, भले ही फिर वो स्लो मूविंग या नॉन मूविंग है, यानी कि जिसे बेच के पैसे बनाने में सालों लग जाए। सबसे इंपॉर्टेंट और सारी एसेट पे लगने वाला रूल 3 है, जो कहता है कि रिपोर्टिंग पीरियड यानी बैलेंस शीट डेट जिस दिन की आप बना रहे हो उससे 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपको एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड है कोई एसेट, रियलाइज का मतलब एनकैश कर सकते हो, तो ये नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट तरह की सारी एसेट्स पर लगेगा। पर ये प्रीपेड एक्सपेंस पर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एडवांस टू सप्लायर पर ये रूल का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको पैसे नहीं मिलने, गुड्स और सर्विसेज मिल रही। फिक्स एसेट्स पर भी ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिक्स एसेट को एनकैश नहीं करते, उससे यूज करके रेवेन्यू जनरेट करते हो। इनडायरेक्टली वो कैश जनरेशन में मदद करता है, पर वो डायरेक्टली एनकैश नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि फिक्स एसेट्स यानी पीपी कभी भी थर्ड रूल के अंतर्गत करंट क्लासिफाई नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और एनकैश्ड। हाँ, पीपी जिस दिन हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाए, रिटायर्ड फ्रॉम यूज हो जाए कि अब मैं इसे यूज नहीं करने वाला और अब मैं इसे बेचने के लिए रख रहा हूं, उस दिन से फिर आप कह सकते हो कि हाँ, पीपी को मैं करंट क्लासिफाई कर सकता हूं इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन 12 मंथ्स। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा इंडेस है दोस्तों, इंडेस 105, जो बताता है कि जब कोई नॉन करंट एसेट जैसे कि पीपी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होता है तो उसका क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग कैसे होती है। एंड देन आखिरी पॉइंट सिंपल सा था जो कहता था कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये अपन ने थोड़ा सा क्विकली डिस्कस किया था, एक बार रिकैप करा देता हूँ। ये क्या कहता है, कैश तो अपने आप में करंट एसेट है ही है, पर कैश की जगह कई लोग कैश के बराबर कुछ रख लेते हैं, जैसे कि पैसा बैंक में डाल दिया। ऐसे देखा जाए तो बैंक में डला हुआ पैसा भी एज गुड एज कैश, पर वही पैसे की मैंने एफडी कर दी, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज ऑल्सो एज गुड एज कैश। कब? जब मुझे लगता है कि ये एफडी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, रेडिली रियलाइजेबल है, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इसे एनकैश कर लूंगा। नॉर्मली इंस्टीट्यूट कहता है कि 3 महीने तक की एफडी को कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ऐसा कौन कहता है? आईसीआई ने ऐसा क्लैरिफाई किया है विद रेफरेंस टू इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे कैश और कैश इक्विवेलेंट के मूवमेंट्स आपको बताना होता है। इसलिए मैंने कहा था कि कैश इक्विवेलेंट के बारे में गंभीरता के साथ डिस्कशन हम करेंगे इंडेस 7 में। अभी हम इतना समझते हैं कि जो चीजें कैश इक्विवेलेंट है यानी कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, which is basically nothing but another form of keeping cash like a FD for 3 months, short-term deposits, deposit in short-term bonds, ये सारी चीजें भी करंट एसेट ही होगी। इनफैक्ट देखा जाए तो 12 महीने के अंदर अंदर जो रियलाइज होती है वो सारी चीजें करंट एसेट होगी। कैश इक्विवेलेंट तो 3 महीने में ही हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कैश या बैंक बैलेंस या कैश इक्विवेलेंट जिसे आप 12 महीने तक
इन कैश नहीं कर सकते या कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो करंट क्लासिफाई। तो अगर आपने किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक में पैसे डाल रखे और आपके उस बैंक खाते को सीज कर दिया है सरकार ने, क्यों? क्योंकि हमने किया है किसी प्रकार का कोई बड़ा शानदार सा फ्रॉड। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइजेस के बैंक बैलेंस में 100 करोड़ रुपए रखे हुए, लेकिन आरबीआई ने उसके ऊपर रोक लगा दी कि भैया इस पैसे को आप यूज नहीं करोगे, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसपे क्लीन चिट मिल चुकी है, हालांकि प्राइमा फेसी। तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या आपको लगता है 12 महीने तक अब उस पैसे को कहीं यूज नहीं कर पाओगे? और अगर ऐसा है तो वो नॉन करंट होगा, अदरवाइज वो करंट होगा। मैंने बात की थी कि जीएसटी के कैश लेजर में आपने पैसे जमा कर दिए, हो सकता है कि आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाए, हालांकि लीगली वो भी अलाउड होता है। पर अगर आपको लगता है जो पैसा जमा किया है वो अगले 12 महीने में आपकी जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो पे करने में यूज होगा, तो भी आप उसे करंट मान लो। यानी यहाँ पे कंडीशन 2 है, कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट माना जाएगा अनलेस उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है यूज करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए टू और सेटल लाइबिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। यानी बैलेंस शीट डेट से 12 महीने में भी यूज हो जाएगा, तो उसे करंट माना जाएगा। तो ये कुछ आपके रूल्स है दोस्तों, जिससे करंट एसेट क्लासिफाई होता है। ये चारों ईदर और रूल्स है, एक में भी अगर आपकी डेफिनेशन में आप मीट कर लोगे तो आप उसे करंट एसेट क्लासिफाई करोगे। अगर चारों के चारों अगर आपके रूल्स में आप करंट क्लासिफाई नहीं हो रहे हो तो जाके आपको उसे नॉन करंट क्लासिफाई करना। ये हमारा पूरा डिस्कशन होता है करंट असेट्स की डिस्कशन डेफिनेशन का, और जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखना यहाँ पे करंट नॉन करंट के क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें शेड्यूल 3 में भी दी है, इंडेस 1 में भी दी है। इंस्टीट्यूट जब भी आंसर देता है तो इंडेस 1 के रेफरेंस में देता है, इसलिए हम शेड्यूल 3 इंडेस 1 साथ में पढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इंडेस 1 के रेफरेंस में आंसर देंगे। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें अपन देखेंगे कि कैसे इसको आंसर करना। कुछ क्वेश्चंस पहले अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फिर उसके बाद करंट एसेट का डिस्कशन पूरा, फिर अपन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा सब कुछ ठीक है, तब आप हाँ बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है गाय 1 जनवरी 2018 को हमने क्रेडिट सेल की है, ट्रेड रिसीवेबल है हमारा 16 महीने का, और मेरी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल भी 16 महीने की है। तो पूछा गया है कि बताओ क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड टू रियलाइज करते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता, साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे कि भैया जो क्रेडिट पीरियड है उतने पीरियड में पैसा मिल जाएगा। और क्योंकि क्रेडिट पीरियड 16 मंथ है और ऑपरेटिंग साइकिल भी 16 मंथ है, तो हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं करंट, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ये किस रूल के अनुसार करंट हो गया? रूल 1 से ही हो गया। पर यहीं अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपकी सपोज 15 मंथ्स की होती तो आप देखिए आपके ट्रेड रिसीवेबल से आपको उम्मीद है पैसा 16 मंथ्स में मिलेगा, विच इज मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो रूल 1 के अनुसार ये करंट नहीं है। रूल 2 लगेगा नहीं, वो सिर्फ इन्वेंट्री के लिए। रूल 4 लगेगा नहीं, कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए। डेटर्स आर नॉट कैश इक्विवेलेंट। तो एक ही रूल बचता है आपके पास, रूल 3। रूल 3 कहता है इज इट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो आप देखो अगर आपने 1 जनवरी 2018 को बेचा है और अज्यूमिंग कि हमारी बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2018 है, 31 मार्च 2018 से इट इज स्टिल 13 मंथ्स टू रिकवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये नॉन करंट होगा, बिकॉज रूल 1 में इट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल और रूल 3 में इट इज मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। रूल 1 में आपका टाइम पीरियड है 16 मंथ्स, जबकि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स। रूल 3 में आपका टाइम पीरियड बैलेंस शीट डेट से 13 महीने बच रहा है, जबकि बचना चाहिए था 12 मंथ्स और लेस। तो दोनों में ही ये करंट क्लासिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन करंट है। तो इसका आंसर होगा नॉन करंट। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आप एक चीज़ ये समझ सकें कि रूल 1 में हम जो काउंटिंग करते हैं दोस्तों, वो कब से करते हैं? जिस दिन हम असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप ये मत सोच लेना कि बैलेंस शीट डेट से तो ये 13 मंथ्स में रियलाइजेबल है, हेंस ये ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट के अंदर रियलाइजेबल है, तो ये करंट हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात बोलिए सर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से हो जाए, वंस मोर, यू वांट इट वंस मोर, ओके।
बैलेंस शीट डेट से ये 13 मंथ्स, देखो भैया 13 महीने 1 जनवरी, तो मार्च में 3 महीने कम हो गए, तो बचे बैलेंस शीट डेट से 13 मंथ यानी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट रियलाइजेबल है, इसका मतलब ये करंट होगा ना बाबा ना। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि रूल 1 में हमें कहीं भी नहीं लिखा है रियलाइजेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वहां लिखा है रियलाइजेबल विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल, यानी वहां डेट ऑफ रिकॉग्निशन से हमें कंसिडर करना पड़े। बच्चों आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट में लिखो आया आया आया। चलिए, हमारे गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स कहां पर लिखेंगे, पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स कहां पर लिखेंगे, दिल में सोचो, आपकी आवाज मेरे दिल तक आएगी। अगला देखते हैं। मैंने मशीन खरीदी है जिसकी 15 मंथ्स की मात्र लाइफ है और मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स। क्या होगी ये नॉन करंट? पहली बात, 1 जनवरी 2018 को खरीदी है, इसकी लाइफ 15 मंथ्स है। अब आप इसको रूल वाइज अगर क्लासिफाई करोगे तो देखो, रूल 1 इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ये ऑपरेटिंग साइकिल मेरे लिए यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। फालतू में मुझे ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। ये जो मैंने साइड में आपको 2 ऐसे बनाए, ये कान नहीं है, ये आंसू हैं, हंस हंस के आंसू निकल आए मेरे। कैसा मजाक कर रहे हो? ऑपरेटिंग साइकिल इज ट्रिन 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 क्या होता है बेटा? आया आया आया, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग साइकिल के सामने मैंने ट्रिन ट्रिन लिखा है। ट्रिन ट्रिन का मतलब क्या होता है? एक बार सीए फाइनल में इलेक्टिव के मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर में क्वेश्चन आया 25 मार्क के लिए, जिसमें पूछा गया बताओ बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाल रंग की होती है और ट्रिन ट्रिन करती है। बच्चे कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, कईयों ने ऑप्शन में छोड़ दिया। मैं ऑप्शन आता नहीं है, खैर आता है ऐसा नहीं है। फाइनली इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में आंसर दिया टमाटर। हमने बोला भाई टमाटर ट्रिन ट्रिन कहाँ करता है? इंस्टीट्यूट ने बोला वो तो हमने ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया था, दैट शुड हैव बीन इग्नोर्ड। अबे कितना खराब पीजे सुनाया सर आपने, जीवन में हमने कभी इतना खराब नहीं सुनाया, मैंने भी कभी नहीं सुनाया। पर एक चीज समझ लो दोस्तों, क्वेश्चन में दी गई सारी जानकारी यूज करना हो ऐसा हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। शादी में गए हैं तो ऐसा आपने, कोई आपके ऊपर ऐसा दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि वहां जितने व्यंजन लगे हैं आपको सारे चखना ही। अरे बोले नहीं सर ये 56 मिठाइयां रखी है, सारी की सारी एक बार तो खाना पड़ेगी, दुल्हन बुरा मान जाएगी। भाई दुल्हन अब्बू को चुकी है, बुरा माने तो भी तेरा कोई बुराई नहीं होने वाला। मुद्दे की बात समझिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल का रेलेवेंस वर्किंग कैपिटल आइटम पर है, इट हैज नो रेलेवेंस विद फिक्स्ड एसेट्स पीपीए टाइप ऑफ आइटम। तो हो सकता है कि आप सेकंड केस में थोड़ा सा कंफ्यूज होते ये कह के कि भाई 15 मंथ्स की हमारी एसेट की लाइफ है और 15 मंथ्स ही उसका ऑपरेटिंग साइकिल है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। अबे खा जाओगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तो देखो एक चीज समझना, वी डोंट कंज्यूम द फिक्स्ड एसेट। कंजम्पशन जो आपके रूल 1 में दिया गया है, ये किसके लिए यूज किया जाता है बताओ? कंजम्पशन इज बेसिकली समथिंग विच इज रेफर्ड टू प्राइमरली यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल। कोई रॉ मटेरियल नहीं है, पीपी है, तो दैट मीन्स इट विल नॉट गेट कंज्यूम्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? रूल 1 इज नॉट एप्लीकेबल, इररेलेवेंट है, तो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। रूल 2 नॉट एप्लीकेबल, क्यों सर? इन्वेंट्री है नहीं है। रूल 4 नॉट एप्लीकेबल, क्यों सर? क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है। मजे की बात है, रूल 3 नॉट एप्लीकेबल अनलेस इट इज हेल्ड फॉर सेल, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। पर सर मैंने 1 जनवरी को खरीदा, 15 महीने की लाइफ थी, तो इसका मतलब 31 मार्च पे इसकी रिमेनिंग लाइफ होगी 12 मंथ्स की, और क्योंकि 12 मंथ्स की लाइफ है तो 12 मंथ में कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट हो गया। नहीं, ये कंज्यूम नहीं होगा, 12 मंथ्स तक यूज होगा। और सर 12 मंथ बाद में इसे बेच दूंगा, तो अभी आपका इंटेंशन क्या है इसे बेचने का? नहीं है। तो आप एक चीज समझ लो, जो चीज आपकी बुक्स पे पीपी या मशीन के नाम से दिख रही है वो चीज आपके लिए हमेशा नॉन करंट एसेट होगी, क्योंकि उसमें चारों में से कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ उस तारीख पर जब वो मशीन हेल्ड फॉर यूज क्लासिफाई होगी, रिटायर्ड फ्रॉम यूज, सॉरी हेल्ड फॉर यूज नहीं, रिटायर्ड फ्रॉम यूज एंड हेल्ड फॉर सेल,
अब उसे यूज नहीं करने वाले, बेचने के लिए रखने वाले। सिर्फ और सिर्फ उस तारीख से दोस्तों आप उसे करंट क्लासीफाई कर सकते हो। रूल 3 में अगर आपको लगता है कि बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो बिक के पैसा उसका इन कैश, तो इससे आप एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, ये वाले एग्जाम्पल में दैट पीपी इज ऑलवेज नॉन करंट। ये आप थंब रूल मान लो, प्रिंसिपल मान लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया। पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक, चलो नोट कर लो बेटा, पीपी हमेशा नॉन करंट होगी, कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट होगा। नोट कर लो बेटा, चलो इन्वेंटरी हमेशा करंट होगी। ये रूल्स आपने याद कर लिए, अब आपका काम हो गया एग्जाम में आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको एज इट इज लिखना है, भैया पीपी हमेशा नॉन करंट। ये अप्रोच बहुत ही सिंपल दिखती है, इससे ऐसा लगता है कि चलो बहुत आसानी से अपने को चीज़ें कितनी सिंप्लीफाइड लग रही है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है। पर मैं बताता हूँ आपको, इतना बड़ा सिलेबस है दोस्तों, आप एग्जाम में सब भूल जाओगे। क्या बताया था सर पीपी में? पर अगर आपको ये 4 रूल याद है और फिर उसके बाद आपके ये कंक्लूजन्स आपको ध्यान होंगे जो अपन आखिरी में बनाएंगे, तो आपको कंक्लूजन याद हो गए तो भी आंसर आएगा, नहीं याद हुए तो आप 4 रूल्स को इंटरप्रेट करके वहां पे सोच के भी आंसर निकाल सकते हो। एफआर इज नॉट अबाउट मगिंग अप, इट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड इट इज अंडरस्टैंडिंग इट सो वेल दैट दे आर परमानेंटली फिट इनटू योर ब्रेन, जस्ट सब्जेक्ट टू अ कपल ऑफ रिविजन्स आफ्टर द बैच बिफोर द एग्जाम्स। अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन ने दिया है दोस्तों, 1 जनवरी 2018 को हमने एडवांस दिया है फॉर रॉ मटेरियल। तो आज मेरी बुक्स में एडवांस टू सप्लायर आ रहा होगा क्या? हाँ, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी होगी 6 महीने बाद। इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर मेरी बुक्स में एसेट आ रहा है एडवांस टू सप्लायर, ये मेरा एसेट है। ये एसेट बैलेंस शीट डेट से, क्योंकि आपको 6 महीने बाद गुड्स की डिलीवरी होनी है, यानी कि आप यूँ समझ लो 30 जून मेरी डिलीवरी है। अरे डिलीवरी, मेरी डिलीवरी कहाँ से होगी? 30 जून गुड्स की डिलीवरी है रे, तुम भी ना। उसके 3 महीने बाद में उसे मैन्युफैक्चर करूंगा, इसका मतलब बाय 30 सितंबर इट विल गेट कंज्यूम्ड। उसके 3 महीने बाद उसे बेच दिया जाएगा, बाय 31 दिसंबर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। और उसके 3 महीने में पैसा रियलाइज होने की उम्मीद है 31 मार्च 2019। इन फैक्ट आई वुड रियलाइज इट इन कैश इट। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 12 मंथ्स का है। आपसे पूछा गया है क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा, तो आप देखो ऑपरेटिंग साइकिल में इफ इट इज इवन एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड तो भी ये करंट है। तो आप देखो कंज्यूम तो ये 9 महीने में ही हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, तो हेंस ये करंट हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड इन 9 मंथ्स विच इज लेस देन द ऑपरेटिंग साइकिल। इस कारण से ये क्या हो जाएगा? करंट। बाकी सबसे मुझे कोई मतलब, भले ही ये रियलाइज होने में 15 महीने लगे, पर हमने क्या देखा है रूल 1 में, कंज्यूम सेल या रियलाइज कुछ भी ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाए तो भी उसे करंट मानेंगे, यानी मूवमेंट हो जाना चाहिए। तो मूवमेंट हो रहा है इसलिए ये करंट है। गुड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन 15 मंथ्स एंड विल बी रियलाइज्ड आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ सेल, यानी 15 महीने में बिकेंगे और 3 महीने बाद पैसा आएगा, यानी 18 महीने में रियलाइज होंगे। मैं बोलूँगा आंख बंद करो और गुड्स यानी इन्वेंट्री आपकी, तो इसे हमेशा करंट क्लासीफाई कर दो बिना कोई सोचे समझे कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। यानी ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेन है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री इज ऑलवेज करंट। यो ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कल मैंने आपको शेयर इशू एक्सपेंस का बताया था कि शेयर इशू एक्सपेंस ध्यान रखना हमेशा नॉन करंट होगा। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज नहीं होता है, वो सिर्फ हौले हौले राइट ऑफ होगा। तो ऐसा कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो रियलाइज नहीं होना है वो रूल 1 में कवर नहीं होगा बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल रिलेटेड नहीं है शेयर इशू एक्सपेंस। रूल 2 इन्वेंट्री नहीं है। 3 इन कैश नहीं होने वाला तो 3 भी नहीं लगेगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो 4 भी नहीं लगेगा। तो यू कैन से सेफली कि हमेशा नॉन करंट होंगे। कौन से? ऐसे खर्चे जो हौले हौले आप राइट ऑफ करते हैं। ये आपका डिस्कशन पूरा हो जाता है दोस्तों किसके ऊपर? दिस इज ऑल अबाउट करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। अब देयर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच वी हैव टू डिस्कस, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे। जस्ट अ वेरी शॉर्ट
30 seconds time window is given to you. If you have any questions on current assets or non-current assets, you can shoot. Otherwise, we'll jump on to non-current liabilities and current liabilities. क्वेश्चन नहीं है तो भी लिखना चाहिए पड़ेगा आपको. नो क्वेश्चन. बताइए इफ यू हैव any doubts. Suit. No questions. Cool. अब दोस्तों अपन आते हैं करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर. जैसे हमने 4 रूल पढ़े थे करंट असेट के, सेम 4 रूल है करंट लाइबिलिटी के विद स्मॉल डिफरेंसेस. पहला हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड. लाइबिलिटी आप कंज्यूम तो करोगे नहीं, बेचोगे भी नहीं, आप क्या करोगे, सेटल करोगे. तो इस कारण से हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. तो पहला रूल वैसा ही हो गया, बस यहाँ पे सिर्फ सेटलमेंट वाला है. दूसरा हमने बोला था प्राइमरी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. आप बोलोगे लाइबिलिटी को कैसे ट्रेड करेंगे, ये नॉर्मली डेरिवेटिव्स में होता है, ये अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में समझेंगे. तो सेम हो गया ये भी. बुक्स की डिलीवरी कैसे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हो, जो मैंने कल नंबर्स बताए थे वहाँ पे कॉल करके. तो ये रूल 2 भी वैसे ही हो गया आपका दोस्तों. रूल 3 हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड की जगह ड्यू टू बी सेटल्ड हो जाएगा विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. यानी वहां पे और यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे हम क्या देखते थे करंट एसेट्स में एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, लाइबिलिटी में क्या देखते हैं, ड्यू टू बी सेटल्ड. और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. एक लॉजिकल सी बात सोचिए, मैंने किसी से पैसे लिए हैं जो मुझे उसे 6 महीने बाद लौटाने हैं, करंट लाइबिलिटी है. लेकिन मार्केट में बॉस अपनी रेपुटेशन ही ऐसी है कि अपन 6-6 साल तक पैसा लौटाते नहीं, लोगों के जूते चप्पल घिस जाते, लेकिन अपना ईमान नहीं डगमगाता. तो मैं ये कहता हूं कि मुझे 6 महीने बाद पैसा मांगना आएगा लोग, तो मैं उसको 6 महीने क्या 2 साल तक पैसे नहीं दूंगा, 6 साल तक झुलाऊंगा. तो क्या मैं ये सोच के कि मैं अपनी लाइबिलिटी को आगे पुश करते जाऊंगा, इसे नॉन करंट क्लासीफाई कर दूं? अगर ऐसा होगा तो हर कंपनी करंट लाइबिलिटी दिखाएगी नहीं, बोलेगी हाँ हम पुश कर देंगे, पुश कर. भैया देखो, ऐसा माना जाता है कि लाइबिलिटी आपकी जिस डेट पर ड्यू है ना, आपको पैसा देना ही है. हाँ, आपको कंजर्वेटिवली ये सोचना चाहिए कि एसेट जिस दिन पे ड्यू टू बी रियलाइज्ड है, हो सकता है उस दिन आपको पैसा ना भी मिले. इसका मतलब एसेट्स के केस में ये देखना चाहिए कि कॉलर नीचे रखो और ये देखो कब लगता है मिल जाएगा. पर लाइबिलिटी में देखना चाहिए कब आपकी ड्यू डेट है पैसा चुकाने. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट इन केस ऑफ असेट्स इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. हियर इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग. ऑपरेटिंग साइकिल बेटा अभी नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ेंगे अपन इसको. So, due to be settled within 12 months after the reporting period. Due date is to be seen and not expected settlement date. And this is your rule 3. And then rule 4. Liability that cannot be deferred for settlement beyond 12 months from the reporting date. इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आपको शायद ये भी समझना पड़ेगा. दोस्तों, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है जिसे आप अपनी इच्छा पर बैलेंस शीट डेट से 12 months बियॉन्ड तक पुश नहीं कर सकते, तो वो लाइबिलिटी को करंट माना जाए. मतलब क्या, सपोज समझिए कि मेरे पास मेरी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं विच इज ड्यू टू बी पेड
ऑन 30th जून लेट्स से 23, आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे 31 मार्च 23 पे इफ देयर इज अ रोल ओवर ऑप्शन फॉर 2 years? दोस्तों रोल ओवर ऑप्शन का मतलब, आप चाहो तो कॉपी में ये एग्जांपल लिख लो। रोल ओवर ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट पर हम इसे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये ड्यू डेट से 2 साल बाद पे होगा। अब आपसे पूछा है इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो मेरा आंसर क्या होगा? इफ द ऑप्शन इज विथ द कंपनी तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, लेकिन इफ द ऑप्शन इज विथ द होल्डर यानी कि इन्वेस्टर तो ये करंट लाइबिलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंशन ऑफ द होल्डर। मतलब समझिए मतलब किसी ने पूछा टोटल पीरियड देखना है, एडजस्ट नहीं करना है उसी में। अभी रुक जाओ, ये देखिए क्या है। मेरी कंपनी के डिबेंचर इशूड है जिनको मुझे बैलेंस शीट डेट से 3 महीने बाद पे करना है। अगर कंपनी यानी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो इसे 2 साल तक रोल ओवर कर लूँ, यानी कंपनी अपनी इच्छा पे चाहे तो बोल सकती है कि मैं 30 जून 23 की बजाय 30 जून 25 पे करूँगी और डिबेंचर होल्डर मना नहीं कर पाएंगे। तो अगर कंपनी के पास ऑप्शन है तो इसका मतलब आप बताइए क्या कंपनी बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनली, शर्त रहित, बिना किसी शर्त के, डेफर का मतलब पुश करना, आगे बढ़ाना, सेटलमेंट, क्या कंपनी सेटलमेंट को डेफर कर सकती है 12 महीने से ऊपर के लिए फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट? हाँ, इसका मतलब फिर ये नॉन करंट हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का इंटेंशन डेफर करने का है या नहीं। अगर यहां लिख देते लाइबिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी डेफर्ड तो फिर इंटेंशन देखते, पर इनकंडीशनली डेफर्ड का मतलब क्या है? आपको राइट देखना है कि आपके पास अधिकार है कि आप इसे आगे बढ़ा सकते हो, पुश कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि होल्डर के पास ऑप्शन है कि 30 जून पे कंपनी पैसे देगी तो वो बोल सकता है कि नहीं मुझे 2 साल बाद देना, ब्याज बढ़िया मिल रहा है, मैं 2 साल तक और रखना चाहता हूँ, और फिर कंपनी मना नहीं कर पाएगी। तो अगर ऑप्शन होल्डर के पास है तो उस केस पे आप समझो क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटी से बच सकती है? नहीं, क्योंकि कंपनी के हाथ में बचना नहीं है, वो होल्डर की मर्जी पर है कि होल्डर अगर बोलेगा कि भैया मुझे पैसे मत दो तो ही नहीं देना है। आप मुझे बताओ दोस्तों, सब प्राइम क्राइसिस का डिस्कशन किया था, एक कंपनी के डिबेंचर है जो 3 महीने बाद ड्यू हो रहे हैं और होल्डर की इच्छा पे आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आप बताइए कंपनी को सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रखने के लिए क्या ऐसी लाइबिलिटी का पैसा अभी से इकट्ठा करके रखना चाहिए? क्या ये करंट लाइबिलिटी होना चाहिए? हाँ, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, वो लॉजिक से भी ये करंट लाइबिलिटी होना चाहिए। For that particular reason we'll say this is a current liability because we don't have an option with the company, it is only with the holder. हो सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको ये बोल दे कि एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है जो आज से 3 महीने बाद ड्यू है और होल्डर के पास ऑप्शन है उसे 2 साल आगे रोल ओवर करने का। होल्डर रोल ओवर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ऐसा लगता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, मार्केट से काफ़ी ज़्यादा है। हम बोलेंगे तो भी ये करंट लाइबिलिटी है क्योंकि कंपनी के हाथ में ऑप्शन नहीं है, इट इज़ विद द हैंड ऑफ द होल्डर, इंटेंशन मैटर नहीं करता। आप इसे चाहो तो ऐसे दिमाग में एक बात की गार्ड बांध लो कि लाइबिलिटीज के केस में इंटेंशन सिर्फ रूल 1 पर देखा जाता है जहां पे आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड है या नहीं। बाकी सब जगह इंटेंशन नहीं देखा जाता है, बाकी सब जगह आपको राइट या ड्यू डेट देखना है। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर एक्सपेक्टेड की बात करूँ तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ड्यू डेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेक्टेड डेट, यानी लाइबिलिटी में हमेशा ड्यू देखिए, एक्सपेक्टेड मत देखिए। असेट्स के केस में आपको नॉर्मली एक्सपेक्टेड देखना पड़ेगा, वहां पे राइट इंपॉर्टेंट नहीं।
ये चारों में से किसी भी रूल में अगर क्लासिफाई हो गया तो उसे करंट मान लीजिएगा, नहीं तो लाइबिलिटी नॉन करंट मानी जाएगी। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सेटलमेंट कैश में करना हो या शेयर्स में करना हो, इससे क्लासिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है जो कि रिडीमेबल है 12 महीने में बैलेंस शीट डेट से, और होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो डिबेंचर्स में कैश की बजाय शेयर्स ले ले, तो कंपनी को लगता है कि यार डिबेंचर होल्डर कैश की बजाय शेयर ले सकता है और शेयर देना पड़े तो कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, तो लिक्विडिटी की क्या ज़रूरत है। द आंसर इज, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा तो आप बताइए। 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिडीमेबल और कन्वर्टेबल है, पर है कब? 12 मंथ्स में। इसका मतलब इसको कितने में सेटल करना है? इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सेटल कैश में करना है या इक्विटी शेयर्स में, हेंस इसका क्लासिफिकेशन करंट माना जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि इसे करंट क्लासीफाई करना होगा। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो हमारा इंडेक्स है वो काम आएगा, क्योंकि ऐसे केस में कुछ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके कुछ रूल्स है विद रिस्पेक्ट टू करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और डिस्कस करना पड़ेंगी। करंट लायबिलिटी के मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, उससे अपन इसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ें। उन एग्जाम्पल्स को मैं कवर कराऊं उससे पहले क्विकली 2 बातें और सुन लीजिए मेरी, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, फिर आपके डाउट्स लेंगे। पहली बात, आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट में AS22 पढ़ा हो तो आपको, या ऑफिस में कभी आपने बैलेंस शीट बनाई हो या इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइनलाइज किए हो, शायद आप अकाउंटिंग के डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे। इंडिया में बोला गया है कि अगर डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बनाई जा रही है तो उसे हमेशा नॉन करंट ही दिखाना है, भले ही वो अगले साल ही रिवर्स होने की उम्मीद है। तो डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी ये इंडेस 12 AS22 या इंडेस में इंडेस 12 में होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमेशा नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी होगा, हमेशा। इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनली डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को करंट नॉन करंट क्लासिफाई करते हैं, पर इंडिया में नहीं करते, इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि ये एक कार्व आउट है, यानी हमने इंटरनेशनल नॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट किया है, पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्व आउट सिलेबस में नहीं। हाँ, डिफर्ड टैक्स के अलावा एक होता है आपका करंट टैक्स एसेट और लायबिलिटी, विच इज बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर की इनकम पे टैक्स देना है, आपने एडवांस टैक्स कम दिया है तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल आ रहा होगा, वो करंट हो सकता है। अगर 1 साल में पे करना है तो नॉर्मली करंट ही होगा। सपोज टैक्स रिफंडेबल आ रहा है तो वो करंट एसेट हो सकता है। आपको लगता है कि 12 महीने में एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज नहीं है, रिफंड आने में टाइम लगेगा, तो आप उसे नॉन करंट कर दो। यानी कि जो करंट टैक्स एसेट लायबिलिटीज होती है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स रिफंडेबल, ये आप यूजुअली करंट नॉन करंट दोनों क्लासिफाई कर सकते हो। नॉर्मली करंट होगा, लगता है रियलाइज नहीं होने वाला है 12 मंथ्स में, तो नॉन करंट भी हो सकता है। पर डिफर्ड टैक्स में आपको क्वेश्चन भले ही ऐसा बोल दे कि कंपनी की एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो अगले साल रिवर्स होने वाली है, अभी समझ नहीं पाओगे, आप जब इंडेस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पर इतना आप याद कर लो कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगले साल रिवर्स होने वाली है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, तो भी आप उसे नॉन करंट ही क्लासीफाई करोगे। ये थंब रूल है। इसका रीजन क्या है? आप जब डिफर्ड टैक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एसेट और लायबिलिटी है। एक्चुअल में इसमें ना तो कोई पैसा आता है ना कोई पैसा जाता है, तो बेवजह इसे अपन करंट में डाल के क्या करेंगे? कंपनी की वर्किंग कैपिटल सिचुएशन खराब करेंगे, करंट रेशियो खराब करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है। इस लॉजिक को सोच के इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आप इसे हमेशा क्या मानेंगे? डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी को हमेशा नॉन करंट माने। चलिए, अब इस पूरे डिस्कशन के साथ एक लिक्विडिटी प्रेजेंटेशन पैरा 60 और 61, अपन ने करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट अपन आ रहे हैं एक लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट। ये पैरा 60 और 61 ऑफ इंडेस 1 में डिफाइन किया गया है। इसके पीछे का पहले बैकग्राउंड लॉजिक देते हैं। लेट्स से कंपनी की इन्वेंट्री है 50 करोड़ की, जिसमें से 10 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड / realized आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स। लेट्स से कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल भी 12 मंथ्स ही है,
अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो आपसे पूछा गया है कि इसे आप कैसे क्लासिफाई करोगे। पहला, पूरी की पूरी 50 करोड़ की इन्वेंट्री करंट एसेट होगी। दूसरा, 40 करोड़ की इन्वेंट्री अज्यूमिंग 12 महीने के अंदर रिकवरेबल है तो करंट होगी, और 10 करोड़ की जो आपकी इन्वेंट्री है वो नॉन करंट एसेट होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑब्वियस सी बात है ये सही है, ये गलत है। क्यों? एज इन्वेंट्री इज ऑलवेज करंट। अब इससे ये हो सकता है कि यूजर तक इंफॉर्मेशन जो जा रही है उससे उसकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाए। आप सोचो कोई कंपनी है जिसकी ह्यूज अमाउंट की क्या है, इन्वेंट्री करंट एसेट है। एक्सक्यूज मी, कि ह्यूज अमाउंट की इन्वेंट्री है, करंट एसेट है। जिसमें ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी इन्वेंटरी बहुत सालों से पड़ी हुई है, बिकी नहीं रही है, और उसे आगे भी बेचने में कई टाइम लगेगा। हालांकि बिक जाएगी वो कॉस्ट से ज़्यादा पे, वो इशू नहीं। ये हमारी ज्वेलरी शॉप है, बहुत सारी इन्वेंटरी है जो हमारी 2-3 साल से पड़ी है, बिकी नहीं, बिक जाएगी। और मार्केट रेट जो है वो हमारी जो कॉस्ट है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए। तो वो डर नहीं है कि कॉस्ट और एनआरवी विच लेस में एनआरवी कम हो गई। डर ये है कि ये 12 महीने के अंदर अंदर रिकवरेबल कम लग रही है। पर क्योंकि थंब रूल है कि भैया इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट होती है, मेरी समस्या यहाँ पर ये हो गई है कि मैं दिखाऊंगा इसे करंट एसेट, यूज़र को लगेगा कि यहाँ करंट है। हो सकता है ये अगर इन्वेंट्री जो 12 महीने के बाद रियलाइज होने वाली है वो बहुत बड़ा क्वांटम है, जिस कारण से कंपनी की करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा तो दिख रही है पर उसकी लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर करंट एसेट्स दिखाने की करंट एसेट है, एक्चुअल में लिक्विड नहीं है, बिकॉज इन्वेंट्री, एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वेंट्री का। तो इसके लिए कहा गया है, एज पर पैरा 60-61 ऑफ इंड AS 1 आपको एक रिक्वायरमेंट दी गई है क्या, कि इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ, पर बैलेंस शीट पे इंडिया में अलाउड नहीं है। तो इंटरनेशनली आप बैलेंस शीट में भी दे सकते हो, इंडिया में बैलेंस शीट में ये क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है, यानी नोट्स में ही देना पड़ेगा। क्या? कोई भी आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी अगर क्या इंक्लूड करती है, ऐसी एसेट्स और लाइबिलिटी विच आर रियलाइजेबल बियॉन्ड 12 months, रियलाइजेबल और टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 months, देन डिस्क्लोज। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, इन्वेंट्री 50 करोड़ करंट एसेट दिखेगी, प्लस नोट्स टू बैलेंस शीट के अंतर्गत हमें बताना पड़ेगा इन्वेंट्री ऑफ 50 करोड़ इंक्लूड्स 10 करोड़ विच इज रियलाइजेबल बियॉन्ड 12 months। ये आपका आंसर है। तो अपन इसको यहां से देखते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ असेट और लाइबिलिटी देने की परमिशन है, अगर आपको लगता है वो ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को देगा। लेकिन इंडिया में लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन परमिटेड नहीं है, यानी वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इंडिया में ऑप्शन नहीं दिया है, उसको मैंडेटरी बोल दिया है कि भैया आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं, आपको करंट नॉन करंट ही देना है, लिक्विडिटी आप नोट्स में दे दो। तो ठीक है, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, हमने एक ऑप्शन नहीं लिया, बेकार भी नहीं। खैर, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर कोई करंट और नॉन करंट असेट या लाइबिलिटी, भले ही वो एस हो या इंडेस हो, में ऐसी कोई असेट और लाइबिलिटी है जो 12 महीने के बाद रियलाइजेबल है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रेजेंट इट इन द नोट सेपरेट।
यानी आप ये लाइन पढ़े ज़्यादा अच्छा है. इफ एनी आइटम ऑफ करंट एसेट और लाइबिलिटी इंक्लूड्स एसेट्स और लाइबिलिटी नॉट रियलाइजेबल और पेबल विद इन 12 months of the reporting date, separate disclosure amount of such item is to be given in the notes to financial statement. अब इसी बात है तभी जरूरी है जब मटेरियल है, यानी आपकी 50 करोड़ की इन्वेंट्री में आपको लगता है 50 लाख 1% इन्वेंट्री है जो शायद 12 months में रियलाइज नहीं हो तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मटेरियल नहीं है. मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है. ध्यान रखना ये बैलेंस शीट के आपके क्लासिफिकेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, नोट्स में आएगा. ऐसी चीज़ों के पैरा नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, याद करना, एग्जाम में रेफर भी करना होते हैं, इसलिए मैंने दिए. जहाँ पैरा नंबर दिए हो नोट्स में वो याद रखना है, अदरवाइज यूजुअली पैरा नंबर एग्जाम में कोट करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टीट्यूट कुछ जगह सजेस्टेड आंसर में पैरा नंबर दे देता है, बट आप उसको इग्नोर कर सकते हो. तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर है. चले, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. और अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आई थिंक आई एम डन विथ माई डिस्कशन ऑफ करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. इसमें ऑपरेटिंग साइकिल और ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट के 2 स्पेशल इश्यूज डिस्कस करने हैं. वी विल कम टू दैट आफ्टर अ वाइल. बिफोर दैट वी विल फर्स्ट वांट टू टेक सम क्वेश्चंस ऑन करंट एंड नॉन करंट. ये देखते हैं, आइए. बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का टेबल है आपके. इतना काम का है कि मैं आपको इसको बोर्ड नोट्स में ही ऐड कर देता हूँ. आपके पास अगर स्ट्राइकर आ चुकी है तो फिर बेहतर है कि आप उसी में इसको नोट कर लें. नहीं आई है तो अभी मैं बोर्ड नोट्स में डाल दूंगा, जब आ जाएगी तो आप इस पर नोटिंग कर लेना. आपको ऐसे ये नहीं भी मिलता तो आप QR कोड स्कैन करके भी इसके आंसर देख सकते थे. चलो देखते हैं. पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल इंटेंजिबल एसेट और या इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑलवेज नॉन करंट एसेट, क्योंकि इनमें चारों में से एक भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता जब तक ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई ना हो जाए. इन्वेस्टमेंट अगर आपने कैश इक्विवेलेंट के अलावा किया है तो ये करंट और नॉन करंट दोनों हो सकते हैं. इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन 12 months तो करंट, नहीं तो नॉन करंट. कैश और कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट होगा अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. एग्जाम में अगर सिर्फ कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये करंट ही होगा. लोन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लोन्स गिवन, ये करंट और नॉन करंट या दोनों भी हो सकते. जैसे कि अपन ने बात की थी कि 50 लाख का लोन दिया, 10-10 लाख करके 5 साल तक रिपे होने वाला है, तो 10 लाख करंट हो गया और 40 लाख नॉन करंट हो गया. तो ये दोनों भी हो सकते. इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं. ट्रेड रिसीवेबल करंट और नॉन करंट दोनों हो सकते हैं. इसके ऊपर रूल 1 और रूल 3 ये 2 रूल्स लगेंगे. रूल 1 ऑपरेटिंग साइकिल वाला और रूल 3 एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड वाला. डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा नॉन करंट एसेट हो. रिफंडेबल टैक्स यूजुअली करंट एसेट होगा अनलेस आपको लगता है कि ये मोर देन 12 months में रियलाइज होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एडवांस क्या होगा आप बताइए. सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कंपनी हैज गिवन एन एडवांस for buying a machine which is to be delivered 6 months after the balance sheet date. Classify the capital advance. जैसे capital advance बोलते हैं बेटा, capital advance का मतलब होता है advance given for buying any capital asset on balance sheet date. बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा? छह महीने के अंदर आपको मशीन मिल जाएगी. आप बताइए इसे कैसे क्लासिफाई करूं, करंट सेट या नॉन करंट सेट? टेल मी. वेरी इंपॉर्टेंट, it will always be non-current asset. रूल 1 इन्वेंट्री ऑपरेटिंग साइकिल लगेगा नहीं क्योंकि ये कैपिटल एसेट है. 2 लगेगा नहीं, इन्वेंट्री है नहीं है. 3 लगेगा नहीं है क्योंकि रियलाइज नहीं होने वाला है, इसमें एक्चुअली आपको असेट मिलने वाली है.
और फॉल लगेगा नहीं क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब, नॉन करंट एसेट ऑलवेज। लेकिन गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर एडवांस दिया है तो ये करंट और नॉन करंट दोनों हो सकता है। यूजुअली करंट होगा, बस आपको इतना प्रूव करना होगा कि इसमें गुड्स आके कंज्यूम ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाएंगे, तो करंट और नॉन करंट दोनों। सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों हो सकते हैं, करंट और नॉन करंट। जैसे कि मैंने कोई जगह किराए पर ली है साल भर के लिए, और साल भर में उसका जो मैंने डिपॉजिट जगह को किराए पे लेते समय दिया था वो रीपे हो जाएगा, मैं इसे करंट क्लासिफाई कर दूं। पर मैंने जगह किराए पे ली है, 5 साल का लीज एग्रीमेंट है, 5 साल बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा, तो ये नॉन करंट है बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड आफ्टर 5 years। तो ये टेबल का मतलब क्या है या ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन के कंक्लूजन ये है कि अगर एग्जाम में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहा गया है पीपी, गुडविल, इंटेंजिबल, तो आप इसे आंख बंद करके नॉन करंट क्लासीफाई कर दीजिए। डीटीआई आंख बंद करके नॉन करंट क्लासीफाई कर दीजिए। कैपिटल एडवांस आंख बंद करके नॉन करंट क्लासीफाई कर दीजिए, सोचने की भी जरूरत। सिमिलरली अगर क्वेश्चन कभी भी इन्वेंट्री का आता है तो आप उसे आंख बंद करके करंट एसेट क्लासीफाई कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कैश इक्विवेलेंट या कैश का आता है तो आप उसे आंख बंद करके करंट क्लासीफाई कर दीजिए। इनमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इनका क्लासिफिकेशन फिक्स है, बाकी सब जगह आपको रूल्स लगाने की जरूरत। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट दिस इज द रूल। तो ये क्वेश्चन का आपको लॉजिक समझ में आया, और हमारे पढ़ने का तरीका है कि पहले प्रोविजंस अपन ने समझ लिए, कंसेप्चुअली क्यों ये आंसर आ रहा है वो समझा, फिर एक कंक्लूजन का क्वेश्चन बना दिया जिससे चलो ये रूल्स हो गए, एग्जाम में आए तो सीधे इससे अपन सॉल्व करके आगे चले। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्रेडिटर है जिसे ड्यू है पे करने के लिए 10 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे 15 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट पे करूंगा। तो आप बताइए कैसे क्लासिफाई करूंगा? करंट एज इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। एक्सपेक्टेड वाला मैटर यहां पे मैटर नहीं कर रहा है। रूल 3, 12% डिबेंचर है, बैलेंस शीट डेट 22 है, ड्यू टू बी रिडीम्ड ऑन 31 December 2022, यानी 9 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। होल्डर के पास ऑप्शन है रोल ओवर का, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर उसका इंटेंशन रोल ओवर करना हो या नहीं, 3 साल के लिए, क्योंकि कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं, और हमें एक्सपेक्टेड है कि वो रोल ओवर करेगा ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये सब आपको ट्रेन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लासीफाई करो 31 मार्च पे क्या होगा? करंट लाइबिलिटी एज कंपनी हैज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटल, अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 months। एक्सक्यूज मी। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला जाता है कि राइट होल्डर के पास है, नहीं है कंपनी के पास है, कंपनी एंड नॉट द होल्डर हैज राइट टू रोल ओवर फॉर अनदर 3 years, तो फिर ये नॉन करंट हो जाता, भले ही हमारा इंटेंशन हो या नहीं। कंपनी सी ने एक लीज होल्ड लैंड एक्वायर किया है जिसका पीरियड 20 साल का है और रिमेनिंग पीरियड सिर्फ 3 महीने का है बैलेंस शीट डेट से। राइट ऑफ यूज एसेट बोलते हैं इसको, लीज पे लिए हुए एसेट को राइट ऑफ यूज कहते हैं। अभी आप इसे समझो नॉर्मल पीपी, तो ये नॉन करंट है। क्यों? 3 महीने बाद लीज खत्म होगी तो आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, एसेट वापस चले आएगा, हेल्ड फॉर सेल भी नहीं होगा ये तो, क्योंकि लीज वाली चीज है, तो आप इसे नॉन करंट क्लासिफाई। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे दोस्तों जिसके साथ ही हमारा करंट और नॉन करंट का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल पे आएंगे, उससे पहले अब आपके कोई क्वेश्चन है करंट नॉन करंट के तो बिंदास पूछो। नाउ आई विल गिव यू 1 full minute टू आस्क क्वेश्चंस, एज मेनी एज यू वांट। चलिए, विकास ने क्वेश्चन पूछा है कंपनी कैसे डिसाइड करेगी इट इज विद इन 12 months और एक्सीड 12 months। नॉर्मली एक ओवरऑल बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपन देखते हैं क्या कोई मटेरियल अमाउंट है क्या इन्वेंट्री का जो 12 महीने बियॉन्ड आएगा, तो फिर उस केस में वो डिस्क्लोजर की जरूरत आती है। अदरवाइज आपको लगता है यूजुअली विद इन 12 months रिकवरेबल है,
अब नहीं। तो मटीरियलिटी या ग्रॉस ओवरऑल बेसिस पे देखा जाता है, पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई नहीं किया। चलिए, और कोई सवाल है आपके तो पूछिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपन ऑपरेटिंग साइकिल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कशन, फटाक से सुन लीजिए। ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे एज पर इंड AS 1, इट सेज इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ असेट टू रियलाइजेशन इन कैश। तो आप समझिए कि आज मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं जिसमें आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट सर्टन थिंग्स इन इंडिया। लेट्स से मैं US से सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करूंगा और इंडिया में मैं उससे कंप्यूटर बना के मार्केट में बेचूंगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आज ऑर्डर दूंगा सेमीकंडक्टर का तो 6 महीने बाद सप्लाई होगी। इसे कहते हैं लीड टाइम फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। फिर माल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि आज आ गया तो आज ही आज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। नॉर्मली एक टाइम गैप होगा रॉ मटेरियल स्टोरेज का। तो लेट्स से आने के 1 महीने बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। फिर उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर बनाने में लेट्स से 1 महीने का समय लगेगा। और ऐसा नहीं है कि माल बनते से ही बेचने चले जाएंगे, थोड़ा हम स्टॉक भी करके रखते हैं फॉर कांस्टेंट सप्लाई। तो 3 महीने का हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। फिर बिकता माल उधारी पर है तो उसको रिकवर करने में भी थोड़ा समय लगता है। ये सारा का सारा टाइम पीरियड ऐड करोगे तो उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाएगा। हो सकता है जो सेमीकंडक्टर मैंने परचेज किया आज ऑर्डर देके उसका पेमेंट आज करने की बजाय 3 महीने बाद करना, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक या पैसा ब्लॉक शुरू की तारीख से नहीं होगा, 3 महीने बाद से होगा। तो क्या मैं वो पीरियड जो मुझे क्रेडिट मिल रहा है माइनस करूंगा? द आंसर इज नो, ये डिडक्ट नहीं होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है टोटल, इसे बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और ये डिडक्ट करके जो टोटल टाइम पीरियड आता है इसे कहते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। मुझे नेट ऑपरेटिंग साइकिल नहीं ग्रॉस कंसिडर करना है क्योंकि मैं FM नहीं अकाउंट्स पढ़ रहा। FM में हम सोचते हैं पैसा कितने समय तक इन्वेस्टेड होगा, अकाउंट्स में हमें ये सोचना है नॉर्मली कंपनी को कितना समय लगता है अपना एक बिजनेस साइकिल पूरा करने में। उस दौरान कोई भी वर्किंग कैपिटल आइटम सेल कंज्यूम रियलाइज होगी तो वो करंट है, इसलिए ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल देखा जाएगा। अब दिक्कत ये हो सकती है कि ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा फिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार सेमीकंडक्टर 6 महीने में भी आ जाए, कई बार 8 महीने ले ले, कई बार 3 महीने में आ जाए। फिनिश गुड का स्टॉक कभी 3 महीने होता है, कभी 1 महीने भी रखा जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल लोगे, यानी आप एक वेटेड एवरेज ले सकते हो किसका? टाइम पीरियड का। तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट एन एवरेज ऑपरेटिंग साइकिल कि यार एवरेज क्या लगता है अपने को? मेरे को लगता है रफली 5 महीने का लीड टाइम है, रफली 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, 1 महीने का फिनिश गुड्स का स्टोरेज टाइम है, एवरेज। वो एवरेज जोड़ के आप ऑपरेटिंग साइकिल निकाल ले, यानी आपको बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेट करने की जरूरत। ये भी ध्यान रखना, एक कंपनी के एक बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होगा। तो मेरी कंपनी 2 बिजनेस करती है, एक गाड़ियां बनाती है और एक कपड़े बनाती है। ऑब्वियस सी बात है गाड़ी बनाने का लीड टाइम अलग होगा या उसका ऑपरेटिंग साइकिल अलग होगा, कपड़े का अलग होगा। सेम कंपनी कैन हैव 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स फॉर 2 डिफरेंट बिजनेस, बट इफ कंपनी इज डूइंग ओनली 1 बिजनेस इट विल हैव ओनली 1 ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी बोलती है यार मैं अपना ऑपरेटिंग साइकिल निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, जैसे एक CA फर्म है, हालांकि उस पर इंडेज नहीं लगेंगे, तो कैसे ऑपरेटिंग साइकिल निकालेगी? क्योंकि ऑडिट करते हैं तो साल भर लग जाता है, स्टॉक ऑडिट हर महीने पैसे आते, कंसल्टेंसी 10-10 दिन में भी पैसे आ जाते। तो कोई कंपनी अगर अपना ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल पा रही है तो उसे 12 मंथ्स अज्यूम कर। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपना ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड करना है क्या है, और ये ऑपरेटिंग साइकिल यूज में आएगा आपके रूल 1 ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल, बट ठीक है, जितना था उतना अपन ने कवर कर। एक छोटू सा एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। कंपनी का होल्डिंग पीरियड 4 महीने का है, फिनिश गुड्स का 3 महीने का है,
हाफ मंथ प्रोडक्शन में लगता है, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्ट करने में 2 महीने, ट्रेड पेबल को पे करने में 3 महीने लग रहे हैं, इसे इग्नोर करना है। तो ये सब का आप टोटल लगा दीजिए, ये 9.5 मंथ्स आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो गया। इतना सिंपल है। ऑब्वियसली बात है, आगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व्ड वाले दिए हुए या अनसॉल्व्ड वाले अपन कुछ बता रहे हो, तो वो आप अलग से देख सकते। चलो नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। क्या है ये, अब ध्यान से समझिए। ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट in case of long-term loans और non-current loan। कहानी क्या है समझिए आप। आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लोन लिया है कहीं से भी, बैंक से, थर्ड पार्टी से, which is for example repayable after 5 years। ये लोन लिया लेट्स से आपने 1 जनवरी 2023 पे, ये 5 साल बाद रीपे होगा, इंटरेस्ट इग्नोर करिए। तो बताइए 31 मार्च 2023 पे आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे? वन बुलेट पेमेंट में रीपे होगा। वन बुलेट रीपेमेंट का मतलब है पूरा का पूरा अमाउंट एक लमसम किस्त में 5 साल बाद पे होगा, 5 साल तक ब्याज पे करते रहेंगे बस। तो आप इसे क्लासिफाई कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई पूछने की बात ही नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कैसे क्लासिफाई करें? नॉन करंट लाइबिलिटी करेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। बट सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि देयर वाज अ कंडीशन इन द अग्रीमेंट ऑफ लोन which requires promoter to introduce funds in the company by 20th February 23, failing which the lender can demand full amount of loan to be repaid immediately। तो नॉर्मली कोई भी आप लोन लेते हो तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। क्या कंडीशन थी कि भाई 100 करोड़ का लोन दे रहे हैं, बशर्ते 25 करोड़ प्रमोटर 28 फरवरी 2023 तक लेकर आ जाए। तो 5 साल बाद रीपे करना लोन, नहीं लेके आया तो बैंक चाहेगी तो इमीडिएटली पैसा वापस मांग सकती। अब यहां पे सपोज अलग अलग केसेस लेते हैं। केस 1, कंपनी could not bring the promoter contribution by 28 फरवरी 23। कंपनी नहीं लेके आ पाई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कंडीशन ऑफ द लोन। और ये एक मटीरियल ब्रीच है, जिस कारण से ये लोन एक करंट लाइबिलिटी हो गया है, एज कंपनी कैन नॉट डेफर सेटलमेंट अनकंडीशनली बियॉन्ड 12 months।
ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अपने आप में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिकी भी है, और इसमें छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं एकदम हौले हौले इसको लिख लिख के समझा। आप नहीं लिखोगे चलेगा, ध्यान दोगे चलेगा, प्रिंट आउट निकाल के अटैच कर लेना, ब्रह्मास्त्र में भी सब लिखा हुआ है। तो भैया ब्रीच हो गया है लोन कन्वीनियंट का, और मटेरियल ब्रीच है, इस कारण से करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि अब कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। हो सकता है 31 मार्च तक बैंक पैसा नहीं मांगे, पर अगर बैंक ने मांग लिया तो आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने लोन की टर्म्स को ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया है? ब्रीच कर दिया। तो अब इस केस में ये लोन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। यहां पे क्या कहा गया है? यहां पे कहा है, ध्यान से समझिएगा, शेड्यूल 3 और इंडेस 1, आप एग्जाम में इंडेस 1 का रेफरेंस देंगे। कहता है इंडेस 1 क्या कहता है, देखिएगा। इंडेस 1 स्टेट्स, क्या बोलता है इंडेस 1, कि अगर इफ द ब्रीच इज rectified or renegotiated with the bank, with the lender, such that the loan will not be repayable till at least 12 months after the end of the reporting period, yani from the balance sheet date. Then you can classify it as a non-current liability. और ब्रीच को रेक्टिफायर नेगोशिएट लेंडर के साथ कब तक करना है? Till the approval of financial statements. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल, ना कि बैलेंस शीट डेट तक। यानी बैलेंस शीट डेट तक कर लो तो बहुत बढ़िया है, पर बैलेंस शीट डेट पे नहीं कर पाए और उसके बाद किया, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले कर लिया। कैसे? तो मैं गया लेंडर के पास और मैंने बोला यार प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 28 फरवरी को नहीं लेके आ पाया, वेरी वेरी सॉरी। उन्होंने बोला अरे यार क्या किया तुमने? हमने बोला यार ये प्रॉब्लम हो गई। हमने बताया क्या क्या दिक्कत है। हमने यार वो प्रमोटर को क्या है, थोड़ा सा कोविड जैसा कुछ हो गया और वो तो आ रहा था पैसे देने, पर फिर हम नहीं मना किया, नहीं नहीं बैंक पे मत जाओ, हम दे आते। उसने बोला नहीं नहीं हम खुद दे के आएंगे, मैनेजर साहब चिंता कर रहे हैं। तो वो आ नहीं पाया, हमने रोका है और वो बोल रहा है अभी आ जाओ। मैनेजर ने बोला अरे नहीं नहीं रहने दो उसको, बोला अभी नहीं आया ना, आराम से। एनीवेज वॉट एवर रीजन, हमने जस्टिफिकेशन दिया तो बैंक ने हमें एक्सटेंशन दे दी। अब सुनना ध्यान से, तो 28 फरवरी को मैंने प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। लेट्स से 15 मार्च को मैं गया और मैंने 15 मार्च को जाके बैंक से रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो। अगर बैंक ने आपको एक्सटेंशन 15 मार्च 2023 को दे दिया, तो अब 31 मार्च पे देखा जाए तो आपका लोन का ब्रीच हुआ था, लेकिन आपने बैंक से उसको एक्सटेंड करा लिया है। तो ये इंडेस कहता है कि भैया एक्सटेंशन कम से कम 12 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट का होगा, तो ही आप इसे क्या क्लासीफाई करना, नॉन करंट, नहीं तो करंट। तो 15 मार्च को गया 2023 में और बैंक ने बोला 30 जून 2023 तक प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ले आओ, तो फिर दोस्तों आप इस लोन को करंट लायबिलिटी ही क्लासिफाई करोगे, क्योंकि आपको ये जो ब्रीच के बाद एक्सटेंशन मिला है ये बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स यानी कि मार्च 24 तक का नहीं मिला है, सिर्फ जून 23 तक का मिला है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक बार अगर ब्रीच हो गया ना, तो ब्रीच होने के बाद में आपको जो एक्सटेंशन मिलना चाहिए वो कम से कम 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट का मिलना चाहिए, तो ही वो नॉन करंट होगा, नहीं तो आपको उसे करंट क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में एक मैट्रिक्स आपको बना के देता हूँ, लेट्स से हमें कब पैसा लेके आना था, 28 फरवरी 23, हम नहीं ला पाए तो यहाँ पे हमने ब्रीच कर दिया। अब सपोज हमने रीनिगोशिएट किया, तो हमारी रीनिगोशिएशन की जो डेट है वो 15 मार्च 23 है, और इसमें हमें जो एक्सटेंशन मिला है
वो 30 जून 23 तक का मिला है, तो फिर आपको क्लासिफाई से 31 मार्च 23 पे कैसे करना है करंट लायबिलिटी। क्यों? एज यू हैव नॉट गॉट एक्सटेंशन फॉर मोर देन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। केस 2, सपोज रीनिगोशिएशन मैंने 15 मई 23 को किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 31 मई 23 पे हुआ है, पर एक्सटेंशन मुझे सिर्फ 30 जून तक का ही मिला है, तो भी ये करंट लायबिलिटी है फॉर सेम रीजन। सपोज केस 3 पे आता हूं। एक्सटेंशन मुझे 15 मार्च 23 पे मिला है और एक्सटेंशन मुझे मिल गया है अप टू 31 मार्च 24 की 2024 तक लाऊंगा तो भी चलेगा, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे अप टू 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट का एक्सटेंशन मिल गया। इसी केस में अगर यही चीज 15 मई 23 को होती और 31 मार्च 24 तक का एक्सटेंशन होता कि मार्च 22 तक तो बैंक नहीं मांग सकती पैसा, 1 अप्रैल 24 के बाद ही मांग पाएगी, तो भी ये नॉन करंट लायबिलिटी होती फॉर सेम रीजंस। यानी इंपॉर्टेंट क्या है? देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, आपको जो एक्सटेंशन मिलना है वो कितना मिलना चाहिए? कम से कम 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। और दूसरा, जो भी आपने रीनेगोशिएट करी है टर्म्स, वो अप टू द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी तो भी चलेगा, बैलेंस शीट डेट तक करना जरूरी नहीं। ये दोनों चीजें हुई तो उस केस में आप उसे नॉन करंट क्लासिफाई कर सकते हो, नहीं तो करंट करना। नॉन करंट लायबिलिटी क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक अजीब सा क्वेश्चन मैं बना के देता हूं। इसमें मैं कहता हूं कि सपोज इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सपोज मैं 14 फरवरी 23 पे ही चले गया बैंक के पास और हमने एक्सटेंशन ले लिया ऑफ ड्यू डेट ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 20th February 23 टू 14th April 23। तो मैं 14 फरवरी को गया, मैंने बोला यार 28 फरवरी को लाना है मुझे, ये मेरी ओरिजिनल ड्यू डेट है। तो मैं पहले ही चले गया और मैंने बोला ड्यू डेट पे नहीं कर पाऊंगा, अभी से ही आप 14 अप्रैल तक का एक्सटेंशन दे दो, और उन्होंने मुझे दे भी दिया। एंड कंपनी फेल्ड ऑन 14th April 23। 14 अप्रैल 2023 को भी कंपनी फेल हो गई, नहीं ला पाई। मेरा सवाल है आपसे कि आप इसे 31 मार्च 23 पे कैसे क्लासिफाई करोगे? मेरा आंसर होगा नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च देयर इज नो ब्रीच। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों ये वाले और पिछले में, इसीलिए मैं आपको पूरा लिख के इतना देर से समझा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सेकेंड और थर्ड केस में फर्क क्या है? गुनाह करके फिर आपने एक्सटेंशन लिया है, थर्ड केस में गुनाह हुआ ही नहीं। आया समझ में? आया सेकेंड और थर्ड केस का बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस क्या था सेकेंड केस में? सेकेंड केस में मुझे जिस दिन लाना था उस दिन मैं नहीं लेके आया, तो अब सामने वाले के पास अधिकार आ चुका है कि वो पैसे आज मांग ले। तो वहां पे बोला गया है कि अब आप उसके अधिकार को कम से कम 12 महीने आगे पुश करवाओगे तो ही वो करंट लायबिलिटी से नॉन करंट बनेगी। पर थर्ड वाले एग्जाम्पल में उसका अधिकार अभी इमीडिएट पैसे मांगने का कब आता है? जब मैं 28 फरवरी को प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लाता।
उससे पहले ही मैं जाके बोल दूं कि यार मैं 2 महीने बाद लेके आऊंगा और वो मान जाए, तो अभी 31 मार्च पे उसके पास अधिकार नहीं आया है कि वो पैसे आज मांग सकता है। वो कब आया है? ब्रीच के बाद आया। इसका मतलब इन पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? पहली बात, पहली चीज ब्रीच अगर अप टू द बैलेंस शीट डेट हुआ है और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ है, तो ध्यान रखना बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है तो फिर नॉन करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। नॉन करंट लाइबिलिटी लोन कन्वीनियंट। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद ब्रीच हुआ है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट ही रहेगी। लेकिन अगर ब्रीच बैलेंस शीट डेट से पहले हुआ है तो फिर वो नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट रहेगी या नहीं, वो डिपेंड करेगा किस पे? ये डिपेंड करेगा कि आपने इस ब्रीच का एक्सटेंशन या रीनेगोशिएशन कब तक कर लिया। अगर आपने इसे रीनेगोशिएट कर लिया तो उसमें आपको ये देखना है कि रीनेगोशिएशन में अब आपको इज इट द कंडीशन इज ड्यू आफ्टर 12 months और इक्वल टू 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो ये रीनेगोशिएशन बैलेंस शीट डेट तक हुआ हो या बैलेंस शीट डेट के बाद अप टू अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, दोनों ही केस में आप उसे करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई कर पाओ। पर अगर लेस देन 12 months के लिए रीनेगोशिएशन हुआ है तो फिर वो करंट लाइबिलिटी ही, मतलब सिंपल सी बात है, ब्रीच बैलेंस शीट डेट से पहले हुआ है तो ये सारा डिस्कशन काम का है, बाद में हुआ है तो भूल जाओ, नॉन करंट शो करो। फिर अगर ब्रीच बैलेंस शीट डेट से पहले हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके सामने ये 2 मुद्दे हैं। अगर आपने एक्सटेंशन अप टू अप्रूवल ले लिया और कम से कम 12 महीने का तो नॉन करंट, नहीं तो करंट। यानी ब्रीच के लिए बैलेंस शीट डेट इंपॉर्टेंट है और एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट इंपॉर्टेंट। खत्म। किसी ने एक सवाल पूछा है कि सर अगर रीनेगोशिएशन 1 जून 2023 को और बैलेंस शीट का अप्रूवल 31 मई को हो गया तो फिर इस केस में रीनेगोशिएशन को आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसे करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई। फिर 2024 नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या वो वापस से नॉन करंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर करंट हो गई तो वो आजीवन के लिए करंट है, बाद में नॉन करंट भी हो सकती है। आई एम श्योर कि आपको इसे पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस करने की महसूस होगी जरूरत। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए विद एक्सप्लेनेशन, आप इन्हें एक बार देखिए। यही नहीं, आपकी स्ट्राइकर में आज मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करिए। इन सारे क्वेश्चन से आपको क्या होगा, ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट पे होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर देयर फॉर यू टू। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से इसको कवर कर। चलिए, तो ये क्लियर है सबको? तो इसके लिए ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट के लिए टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको एक वॉइस नोट दे देता हूं और ये नोट आप लोग यूज करेंगे। चलिए, डिस्कशन ग्रुप में जाके दे रहा हूं मैं। कूल। सो दिस इज अ नोट विथ रिस्पेक्ट टू इंडेस 1 शेड्यूल 3 ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट। अगर कोई नॉन करंट लोन है जिसमें कोई कंडीशन पूरी नहीं होने पर लेंडर आपसे इमीडिएटली पैसा मांग सकता है और वो लोन करंट नेचर का क्लासिफाई हो जाएगा, तो इंडेस 1 शेड्यूल 3 कहते हैं। पहला, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले आपने कोई कंडीशन फुलफिल करना थी और नहीं की तो आपका लोन करंट क्लासिफाई हो जाएगा अगर आपने उस मटेरियल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। लेकिन अगर आपने लेंडर से
कंडीशन फुलफिल नहीं करने के बाद एक्सटेंशन ले लिया उसे फुलफिल करने का, ऐसा एक्सटेंशन जिससे लेंडर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने तक आपसे किसी भी अवस्था में पैसे नहीं मांग सकता, तो आप इस लोन को नॉन करंट क्लासिफाई कर सकते। और ये रीनिगोशिएशन करने के लिए आपके पास अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक का समय है। ये पूरा रूल एप्लीकेबल तभी होगा जब बैलेंस शीट डेट से पहले ब्रीच हुआ और उसे बैलेंस शीट डेट से पहले या अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट तक रीनिगोशिएट कर लिया विथ एन एक्सटेंशन ऑफ एटलीस्ट 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। लेकिन किसी कारण से अगर आपका ब्रीच ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है तो फिर वो अगले साल करंट क्लासिफाई होने के मुद्दे पर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कंडीशन February 23 में फुलफिल करना थी और कंडीशन फुलफिल करने से पहले ही आपने एक्सटेंशन ले लिया कंडीशन फुलफिल करने का, लेट्स से टू April 23 तो यहाँ ब्रीच नहीं हुआ है क्योंकि ब्रीच होने से पहले ही आपने एक्सटेंशन लिया है। यहाँ April 23 में फुलफिल नहीं होगी तो ब्रीच होगा, यानी 23-24 में ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा। जब भी मैं ऐसा कोई नोट दूं, आप यहाँ पे क्लास में से कोई उसमें उसका टैगिंग दे दें ताकि आपको बाद में रेफर करने को इजी हो। ये सारे नोट्स आप सेव कर सकते हो आपके पास। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे वॉइस फाइल्स दिखेंगी और इसमें आप डेट वाइज निकाल सकते हो। Then you can also save it if you want. ये आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है, ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट, और इसी के साथ करंट नॉन करंट का पूरा डिस्कशन फिनिश। You have any doubts प्लीज टेल मी। होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा मैं आज कई सारे, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ऑपरेटिंग साइकिल का भी डिस्कशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब शेड्यूल 3 के कुछ इंट्रोडक्टरी मैटर्स आपको क्विकली बता देता हूँ एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। कल मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। करंट नॉन करंट, ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट, बैलेंस शीट एसपीएल का फॉर्मेट और अपडेट्स। किसी ने सवाल पूछा है बैलेंस शीट डेट के बाद अगर ब्रीच हो गया तो क्या उसे हमें इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मानते हुए करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करना होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये फ्रेश इवेंट है ना कि फर्दर एविडेंसिंग। अगर आप इसे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के एंगल से रिलेट कर रहे हो इंड एस 8, बाकी इसको सॉरी इंड एस 10, जिसे हम इंड एस 10 में डिस्कस करेंगे। चल अब फटाफट सुन लो बस ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों सबसे पहली चीज, शेड्यूल 3 जो हम पढ़ रहे हैं ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल्स का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एप्लीकेबल एज द एक्ट, यानी ये मैंडेटरी होते हैं प्रोविजन। आज की तारीख में शेड्यूल 3 में टोटल 3 डिवीजन है। डिवीजन 1 वो कंपनियां फॉलो करती है जो एएस फॉलो करती है। डिवीजन 2 वो कंपनियां फॉलो करती है जो इंडेस फॉलो करती है अदर देन एनबीएफसीज। जो एनबीएफसी इंडेस फॉलो करती है उसके लिए डिवीजन 3 है। हमारे सिलेबस में सिर्फ शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 है जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो इंडेस फॉलो कर रही है। हम देख चुके हैं बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा होगा, ऑडिट में भी देखा होगा, कंपनी लॉ में भी। इंश्योरेंस, बैंकिंग और स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होते, उनके सेपरेट फॉर्मेट्स होते हैं। एनबीएफसीज है और इंडेस फॉलो कर रही है तो वो डिवीजन 3 करती है। सेक्शन 8 कंपनी और इंडेस फॉलो कर रही है तो ध्यान रखना वो लोग भी डिवीजन 2 फॉलो करेंगे। ऑडिट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका, कंपलसरी क्वेश्चन आया था एक बार ऑडिट के पेपर में, एफआर से रिलेटेड आते हैं कभी कभी। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका टर्नओवर इनफैक्ट जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, जो एप्लीकेबिलिटी लिमिट है,
पर उसका कहना है कि हम पे इंड एस नहीं लगेंगे क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट है और इसलिए हमारे ऊपर शेड्यूल 3 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आंसर आया नंबर 1, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी हर वो कंपनी के ऊपर आ सकती है जो बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं है और 250 करोड़ या उससे ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है, फिर वो सेक्शन 80 क्यों ना हो। प्लस ये शेड्यूल 3 डिवीजन 2 या सारे डिवीजन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज पर भी लगते, एक्सेप्ट ये लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह उसका नाम कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट को ये सरप्लस कहेंगे और लॉस को ये डेफिसिट। बाकी इनके ऊपर भी ये शेड्यूल लगता है, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भी शेड्यूल लगता है। फॉर्मेट बैलेंस शीट P&L के दिए गए हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहां पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो ये कि नॉर्मली भारत में सबसे ऊपर होता है लॉ, तो अगर कोई लॉ और एस इंड एस में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम लॉ की बात मानते हैं, लेकिन शेड्यूल 3 के अंतर्गत स्पेसिफिकली ऐसा लिख दिया गया है कि अगर कभी शेड्यूल 3 और इंड एस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप इंड एस की बात मानोगे, शेड्यूल 3 की बात नहीं मानोगे। यानी कि अगर इंड एस कुछ कहता है और शेड्यूल 3 उसके विपरीत कुछ कहता है तो आप इंड एस की बात मानेंगे, शेड्यूल 3 की बात नहीं मानेंगे। यानी शेड्यूल 3 सब्जेक्ट टू इंड एस, एक्सेप्ट ये कहा गया है कि लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन जो इंड एस 1 डिमांड करता है वैसा प्रेजेंटेशन हम बैलेंस शीट में नहीं दे सकते, सिर्फ नोट्स में दे सकते हैं। यानी लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन जो इंड एस 1 में डिमांड किया गया है पैरा 60-61 में, वो प्रेजेंटेशन के आधार पे कभी भी बैलेंस शीट नहीं बनेगी। एनबीएफसीज बनाती है उस हिसाब से, नॉन एनबीएफसीज जो डिवीजन 2 हम पढ़ रहे हैं उनमें लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन अलाउड। क्या ऐसा हो सकता है कभी इंड एस और शेड्यूल 3 कॉन्फ्लिक्ट करेंगे? यूजुअली नहीं। क्यों? क्योंकि इंड एस में आपको अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर बताए जाते हैं और शेड्यूल 3 में सिर्फ डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन होता है। तो कभी ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि शेड्यूल 3 में कुछ डिस्क्लोजर मांगे और इंड एस में कुछ मांगे, तो आप दोनों दे दो, पर कॉन्फ्लिक्ट आने की संभावना नहीं होगी। उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 3 में आपको सब मिला के डिवीजन 2 में क्या क्या दिया गया है, तो पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनमें आपके काम का एक इंस्ट्रक्शन है विच इज राउंडिंग ऑफ। हर कंपनी को अब जो इंड एस फॉलो कर रही है या एएस छोड़ो, अपन सिर्फ इंड एस की बात करते हैं, राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है। यानी कोई भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट फुल फिगर्स में नहीं दिखा सकती। तो अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख है तो मैं पूरे 50 लाख विद ऑल जीरोज जैसे हम नॉर्मली दिखाते थे नहीं दिखा सकते। तो इफ द कंपनी टर्नओवर इज 50 lakhs, इट विल हैव टू राउंड इट ऑफ। तो राउंडेड ऑफ इन मिनिमम राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स में होती है, मिनिमम। यानी कि मैं इसे दिखाऊंगा तो कैसे दिखा पाऊंगा? इस तरह से, मिनिमम राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स में होती है, अनिवार्य। मैक्सिमम कितने में हो सकती है? तो अगर आपकी टोटल इनकम, टर्नओवर नहीं, टोटल इनकम विच में जिसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम सब आएगी, अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, कैसे याद रखना? मोर देन इक्वल टू, सीधी सी बात है भाई, अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ में है तो आप करोड़ों में राउंडिंग ऑफ करोगे ताकि आपका टर्नओवर कम से कम 100 तो दिखे। नहीं तो 99 करोड़ में बहुत छोटे फिगर हो जाएंगे, कई सारे एक्सपेंस तो डेसिमल में गायब ही हो जाएंगे। तो अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर आप करोड़ में भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम राउंडिंग ऑफ आपकी मिलियंस में हो सकती है। यानी आपको कंपल्सरली बैलेंस शीट और P&L मिनिमम कितने पे राउंड ऑफ करना है, यानी मिनिमम राउंडिंग ऑफ इज हंड्रेड्स और मैक्सिमम राउंडिंग ऑफ आपकी है मिलियंस, मिलियन यानी 10 लाख, एक्सेप्ट अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 100 करोड़ है, इनकम टैक्स की नहीं रहे जो P&L में दिख रही है, तो फिर आप करोड़ में भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। जैसे कल हमने रिलायंस की बैलेंस शीट देखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो करोड़ में राउंडिंग ऑफ करते हैं, करोड़ से ज्यादा बड़े फिगर में हम राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फ्लेक्सिबल है, यानी कोई चीज को डिलीट करना है, ऐड करना है, चेंज करना है, आप कर सकते हो। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नरेशन के फॉर्म में, पैराग्राफ में दे सकते हो। डिसएग्रीगेशन जैसे पीपी है तो अपन देते हैं ना, अलग अलग पीपी की लिस्ट दे देते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो वो भी दे सकते हो। प्लस कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, वो नोट्स में दे सकते हो, जैसे चार्ज ऑन असेट। तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको दिए गए
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है और P&L का फॉर्मेट दिया। तो ये दोनों कैसे हैं फॉर्मेट, एक बार क्विकली अपन फॉर्मेट देख ले। चलिए अभी अपन सिर्फ क्विकली एक नजर मार रहे हैं इसके ऊपर से, अपन जब चैप्टर्स में आएंगे तो अपने को बहुत मौके मिलेंगे इन फॉर्मेट्स को यूज करने। बैलेंस शीट का सिंपल सा फॉर्मेट है, पहले असेट, जिसमें भी सिर्फ दो हेड है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में बहुत सारी आइटम्स आती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपको याद रखना है तो एक निमोनिक ले लीजिए, प्रियंका चोपड़ा PC के IP एड्रेस से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों इंटेंजिबल असेट है, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ने पता किया कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, पता ही नहीं पड़ रहा था नहीं तो पहले तो। बायोलॉजिकल असेट्स और फाइनेंशियल असेट्स, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स के अंतर्गत की सब लाइन आइटम, तो इन्हें लाइन आइटम्स बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में हेडिंग के अंदर आती है। जो हेडिंग के नीचे सब हेडिंग के रूप में आती है, इसे सब लाइन आइटम्स बोलते हैं। और फिर बॉयफ्रेंड को बोला कि हमारी प्रियंका चोपड़ा हमें दो डेफर्ड टैक्स असेट्स और अदर नॉन करंट। तो सबसे पहले आप क्या दिखाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और उसका अंडर डेवलपमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद में फिर आप क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट। फिर इंटेंजिबल आ जाएगी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो एक चीज समझ जाओ कि इंडेस में गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स को अलग अलग दिखाते हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स आपके एसेट हो सकते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन्वॉल्व हो उसे बायोलॉजिकल एसेट बोलते हैं। अदर देन बेरर प्लांट क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे इंडेस 16 में। बेरर प्लांट बेसिकली आर शोन एज अ पार्ट ऑफ PP, बाद में देखें। और एक बहुत बड़ा हेड है फाइनेंशियल एसेट विच इज कवर्ड अंडर इंडेस 32(109), जिसको वहाँ पे अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एसेट यानी मुझे किसी से पैसे लेना है या मैंने कहीं पे शेयर्स वगैरह किसी के खरीद रखे, तो इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लोन्स, ये सब आ सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल है तो फाइनेंशियल एसेट, नॉन रिफंडेबल है तो अदर नॉन करंट एसेट में। डेफर्ड टैक्स हमेशा नॉन करंट में आएगा, बता दिया। सिर्फ एक नॉन करंट एसेट है जिसमें इतनी सारी लाइन आइटम है, बाकी करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ 4 लाइन आइटम, वो भी बहुत सिंपल है। करंट एसेट की 4 लाइन आइटम क्या है, नंबर 1 इन्वेंट्री, सब में फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपको मिलेगी, सब में करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी आपको मिलेगी, और सब में अदर्स आपको। तो आप लाइबिलिटी में नॉन करंट में जाओगे तो देखो, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई, एक मैंने बोला था ये होगा ही होगा। टैक्स में यहाँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी, अदर्स होगी, यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह प्रोविजंस है। सिमिलरली करंट लाइबिलिटी में वंस अगेन वी हैव फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, टैक्स लाइबिलिटीज है यहाँ पे भी, अदर टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी अदर करंट लाइबिलिटीज है, यहाँ पे क्या है, प्रोविजंस। तो आपको ध्यान रखने के लिए सिंपल ऐसा याद रखना है कि आपको फिक्स 3 लाइन आइटम्स करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में देना ही देना है। कौन सी, फाइनेंशियल, टैक्स और अदर्स। डिफरेंस ये है, करंट एसेट में इन्वेंट्री आती है और लाइबिलिटीज में प्रोविजंस आ जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या हमें सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन आइटम सेम फॉलो करना है। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन आता है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, तो फिर आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। अदरवाइज आप रफली अपनी बैलेंस शीट अपने हिसाब से भी बनाओगे तो उसके कोई मार्क्स कटते नहीं है। तो ये आपका बैलेंस शीट का एक क्विक फॉर्मेट है, ये कैसे बताई जाती है। रही बात इसके अलावा असेट्स और लाइबिलिटी के अलावा इक्विटी की, तो इक्विटी में यहाँ पे शेयर होल्डर फंड जैसा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। अदर इक्विटी के अंतर्गत सब आएगा आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, ये सब अदर्स में जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा बाकी सब अदर इक्विटी। और इसका जो नोट बनता है उस नोट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो आपने देखा होगा कि एएस में हम बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स 4 चीजें देते थे। इंडेस में ये 4 के अलावा एक और चीज बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये देखने में बहुत खतरनाक है पर बहुत ही आसान सी चीज है।
इक्विटी शेयर कैपिटल का एक स्टेटमेंट बन जाता है ओपनिंग, चेंजेस, क्लोजिंग। तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके दो पार्ट होंगे, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक अदर इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे बताना है आपको, क्या आपका ओपनिंग बैलेंस था और क्या चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर हुए, प्लस अगर कोई एरर वगैरह थी तो हो सकता है आपको रीस्टेट करना पड़े एरर को ठीक करने के लिए, और क्लोजिंग बैलेंस। आपको करंट ईयर, प्रीवियस ईयर बताना है, ये अभी छोड़ दीजिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे। ये अदर इक्विटी है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट याद नहीं करना है, जब अपन चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे तो इतनी प्रैक्टिस जाएगी, ऐसे ही ध्यान आ जाएगा। अदर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये वो सारी अलग अलग तरह के आपके रिजर्व्स हैं, ये सब आपकी ओसीआई के आइटम्स हैं, इन सब को ओसीआई के थ्रू क्रिएट किया जाता है। शेयर वारंट्स है तो वो भी यहाँ से, और इन सब में भी वही आएगा, ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर, चेंजेस और क्लोजिंग। कोई रीस्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंस में किसी कारण से तो वो आएगा, डिविडेंड वगैरह ये सब। अभी बस आपको रफली फॉर्मेट देखना है, डिटेल में नहीं जाना। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बताया था दो सेक्शन होते हैं, एक प्रॉफिट और लॉस सेक्शन कहलाता है और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस सेक्शन में इनकम आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन दोनों को मिला के टोटल कहा जाता है टोटल इनकम। इस केस में ऐसे कुछ दो स्पेसिफिक तरह के एसेट एक्सेप्शनल इनकम्स भी दी हुई है, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर सारे खर्चे आ जाते हैं आपके। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, ये एक्सेप्शनल आइटम अभी इंड AS 1 में अपन पढ़ेंगे आफ्टर द ब्रेक। फिर सारी एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर करंट और डिफर्ड टैक्स, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अपन डिस्कस करेंगे इंड AS 105 में। ये सब अभी नहीं होएगा कवर, इसको बहुत टाइम लगेगा, सारे इंड AS पढ़ने के बाद समझ में आएगा। फिर ये प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो सर अभी पढ़ाई क्यों रहे हो आप, ताकि आपके दिमाग में एक बार के लिए फॉर्मेट निकल जाए। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सेक्शन अलग से बनता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, नॉन रिक्लासिफाइबल, इसे बोलते हैं NR, और रिक्लासिफाइबल R। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसका एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। और इन दोनों का जो टोटल लगेगा आपका वो कहलाएगा, तीनों का इनफैक्ट, NR, R, OCI का और प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ये आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। फिर उसके बाद EPS डिस्क्लोज होता है, बेसिक और ये आपका P&L का। कंसोलिडेशन के चैप्टर में ये वाले इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इसी के साथ एक आपका क्विक डिस्कशन अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट P&L हो जाता है। यू डोंट हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दिस नाउ, दिस जस्ट बेसिकली टू इंट्रोड्यूस यू टू हाउ द फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, किसी ने पूछा दिस टाइम ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 3 एंड 2 पूछा था। तो इस बार भी ऑडिट के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो NBFC से रिलेटेड क्या डिफरेंसेस हैं एज एन डिवीजन, शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में, वो पूछा था। हालांकि वो चीज़ आपके ICI के मॉड्यूल में भी दी गई है, इस कारण से उसे पूछ लिया गया। बट ऐसा होता है नॉर्मली कि एक क्वेश्चन FR रिलेटेड ऑडिट के पेपर में आता ही आता है। यही तो फायदा है दोस्तों उस फैकल्टी से पढ़ने का, जो FR ऑडिट दोनों आपको पढ़ा लिया, ताकि वो इंटरकनेक्शन भी बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है वहां पे एग्जाम में। 99 इज नॉट इनफ दोस्तों, उससे पूछिए जो 99 पर आउट हुआ है कि एक मार्क, एक रन, एक एक्स्ट्रा रन का क्या इंपॉर्टेंस। चलिए, तो ये फॉर्मेट अपन ने एक बार रवा कर लिया, उससे पहले की चीजें अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब अपन मस्त एक बढ़िया सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। 10 बजे के बाद का पूरा सेशन हमारा रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा ऐप के ऊपर। इन केस कोई भी स्टूडेंट के अगर ऑफिसेज हैं तो वो उसके बाद वहां कंटिन्यू कर सकते हैं। बिफोर द ब्रेक, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, प्लीज शूट, अदरवाइज वी विल